नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी का। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? भारतीय संविधान में इसका कहाँ वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें सरकार को कैसे चलाना है, इसके दिशा निर्देश जो है डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है ना? ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते, ये बात सच है। लेकिन राज्यों के लिए जो है अनिवार्य तत्व शामिल किया गया था। डीपीएसपी को जो है राज्यों द्वारा अनिवार्य किया गया कि जब राज्य जैसे-जैसे राज्य अपना स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, जैसे-जैसे राज्य समृद्ध होते जाएगा, वैसे-वैसे राज्य जो है अपने जनता के लिए, अपने राज्य के नागरिकों के लिए डीपीएसपी को लागू करेगा। ये राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था। ठीक है? इसका सिद्धांत क्या था? तो देखते हैं कि इसका सिद्धांत था कि देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना तथा कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट को घोषित करना या वेलफेयर राज्य बनाना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य सिद्धांत क्या था? तो देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करना इसका मुख्य सिद्धांत रखा गया था। ठीक है ना? डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान में जैसा कहा कि भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में तक रखा गया है। ठीक है ना? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान में जोड़ना क्यों आवश्यक था? बात ये भी तो आता है कि आखिर डीपीएसपी को भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया? तो ये कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या था? कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य तो ये था कि जब संविधान निर्माताओं का सपना था कि जब भारत लोकतंत्र हो तो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ना हो बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र भी भारतीय नागरिक प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था करना जो है क्या संविधान निर्माताओं का मुख्य ध्येय रहा था। इसलिए उन्होंने डीपीएसपी को शामिल किया था कि राज्य सरकारें जैसे-जैसे प्रबल होते जाएगी, जैसे-जैसे समृद्ध होते जाएगी राज्य सरकारें, वैसे-वैसे जो है अपने जनता के लिए नए-नए पॉलिसी को लागू करे और वो जब नए-नए पॉलिसी को लागू करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है नई पॉलिसी आएगा तो वहाँ की जनता का जो है कल्याण होगा। इसलिए कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है ना? दूसरा था समाज में समान रूप से न्याय प्राप्त हो, सभी को समानता मिले और भारत में गरीबी, अशिक्षा, अस्पृश्यता और आर्थिक असमानता जब भारत देश आज़ाद हुआ तो बहुत ज़्यादा थी। आज भी 80 साल के बाद भी भारत के आज भी ऐसी दुर्दशा है कि आज भी छुआ-छूत लोगों के अंतर्गत है। आज भी लोग जातिगत भेदभाव से पीड़ित हैं। आज भी लोगों के अंतर्गत जो है जाति एक बहुत बड़ी मैटर है। तो समझिए जब देश गुलाम था तब कैसी ये स्थिति रहा होगा। तो इसे छुआ-छूत को ही अस्पृश्यता कहा जाता था और इसकी आर्थिक असमानताओं को दूर करना डीपीएसपी में शामिल किया गया था। इसमें आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए, सामाजिक असमानताओं को दूर किया जाए और गरीब और कमजोर वर्गों का कैसे उत्थान हो, इसके बारे में जो है वर्णन किया गया है डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है ना? सरकार को नीति बनाने के लिए जो डीपीएसपी जो है क्या कहता है? तो सरकार को नीति बनाने का दिशा प्रदान करता है। किस प्रकार के कानून बनाया जाए और किस दिशा में वो कानून कार्य करे, किस प्रकार जनता की भलाई सुनिश्चित हो, इस बारे में सरकारों को जो है नीति निर्देश देने का काम कौन करता है? डीपीएसपी करता है। मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात करता है। मौलिक अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट्स हमने फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से छोटे-छोटे वीडियो क्लिप में बना करके अपलोड किया, आप उसे जाकर के देख लें। जो फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 में है, ठीक है ना? तो मौलिक अधिकारों को संतुलित करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार है कि जबकि डीपीएसपी समाज जब जब मौलिक अधिकार आपको प्रदान किया गया है, तो डीपीएसपी समाज के हित की बात करता है और समाज के हित और मौलिक अधिकार दोनों मिलकर के जो है भारतीय लोकतंत्र को जो है संतुलन प्रदान करे। ये शक्ति कौन देता है? तो मौलिक अधिकारों को संतुलित करने की बात कौन करता है? डीपीएसपी करता है। भविष्य की योजनाओं और नीतियों का निर्माण की बात करता है। डीपीएसपी के आधार पर ही बाद में कई कानून बनाए गए, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून, पंचायती राज व्यवस्था कानून, श्रम कानून, शराब निषेध कानून और कृषि सुधार कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून। ऐसे बहुत सारे कानून जो है कि डीपीएसपी के आधार पर ही बाद में इसको कानून के रूप में बनाया गया। क्या अभी आप हाल-फिल्म में देखे होंगे कि शराब निषेध कानून बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया। ये किसके अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत ही लाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये अंग है, ठीक है ना? तो आप देखते हैं कि डीपीएसपी की कितनी विशेषताएँ या कौन-कौन सी श्रेणी में इसे रख करके इसका निर्माण किया गया था। तो इसे 3 श्रेणियों में रख करके इसका निर्माण किया गया था या 3 प्रकार के तत्व इसमें शामिल किए गए थे। कौन-कौन से तत्व? साम्यवादी तत्व, गांधीवादी तत्व और उदार तत्व।
ये 3 तत्वों को शामिल किया गया था। तो साम्यवादी तत्व क्या कहता है? तो गरीबी को हटाना, माने कि समाज में कोई भी अमीर ना हो या तो कोई भी गरीब ना हो। कहने का तात्पर्य था कि यदि कोई अमीर है तो उसकी संपत्ति को गरीबों में बाँट दो, जैसे रसिया वगैरह में होता था। हिटलर के ज़माने में होता था। या तो फिर समाज में जब कोई गरीब है तो उसे ऐसे रोज़गार दिया जाए, उसे ऐसे काम दिया जाए कि वो उसकी गरीबी से उत्थान हो सके, उसका इम्प्लीमेंट हो सके। तो ये साम्यवादी तत्व का जो था सिद्धांत था। साम्यवादी तत्व कहता है कि समाज में कोई भी गरीब ना हो, सभी को समान काम मिले और समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। सामाजिक सुरक्षा की बात कौन करता है? तो साम्यवादी तत्व, ठीक है। गांधीवादी तत्व कहता है कि ग्राम स्तर पर जो केंद्र की शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण हो, कहाँ पर हो? तो ग्रामीण स्तर पर। और इसी तर्ज पर जो है ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया, ठीक है। और क्या कहता है गांधीवादी तत्व? कहता है कुटीर उद्योगों का विकास, माने कि ग्रामीण उद्योग लगाया जाए ग्रामीण क्षेत्र में, आवश्यकता के उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाए, जैसे कि साबुन बनाना, और या फिर अगरबत्ती बनाना। ये सारे काम क्या कहाँ रखे गए हैं? तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखे गए। और इसमें सबसे मुख्य बात रखी गई थी कि शराब निषेध, जिसे बिहार सरकार द्वारा 2005 में, अभी वर्तमान रिसेंटली बात करेंगे तो बिहार सरकार द्वारा 5-6 में इसे लागू किया गया था, अप्रैल में, कि शराबबंदी अब बिहार में लागू है। कहने का तात्पर्य था कि कौन सा तत्व है? तो गांधीवादी तत्व है। पशु संरक्षण मान पशु जीव हत्या को भी निषेध किया गया है गांधीवादी तत्व के अंतर्गत। पशु संरक्षण की बात करता है, ठीक है। उदारवादी तत्व की बात करें तो उदारवादी तत्व कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और पर्यावरण संरक्षण हो, नागरिक और नागरिक के बीच में किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो, किसी भी नागरिक के प्रति भेदभाव ना हो, समान रूप से नागरिक समान हो, मतलब स्त्री पुरुष सभी जो है समान हो, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय उदारवादी तत्व। और भारत में इस कौन सा ऐसा राज्य है जो ये यूसीसी लागू किया है? तो इकलौता केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू किया है। तो केरल जब अपने में कैपेबल हो गया, केरल स्टेट, तो ये लागू कर दिया। तो ये डीपीएसपी क्या है? स्टेटों की कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है कि वो कितने अपने नागरिकों को अधिकार दे, कौन कौन से अधिकार दे और कितनी सुरक्षा उसे प्रदान करे, किस प्रकार से उसे स्वास्थ्य सुविधाएं दे, किस प्रकार की उसकी सुविधाओं को बढ़ा सके, ये राज्यों पर डिपेंड करता है डीपीएसपी के माध्यम से, ठीक है ना। ये कोर्ट में जाकर के आप इसे जो है अदालत द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 में, जैसा मैंने कहा है, और भाग 4 में इसका वर्णन किया गया। भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार। आपने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे वीडियो को जाकर देख ले। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और भाग 4 जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 में ये क्या है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया डीपीएसपी, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं इसका डिटेल 36 से 51 में है। तो 36 से 51 में क्या क्या है? तो 36 में देखते हैं कि अनुच्छेद 36 कहता है कि जो अनुच्छेद 12 है वही 36 में डिफाइन किया गया। आप राज्य का डिफिनेशन 12 में किया गया, वही 36 में है। तो राज्य क्या है? तो राज्य क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एक निश्चित भूभाग है, जिसका एक निश्चित जनसंख्या है, निश्चित अनुपात की जनसंख्या है, और उस जनसंख्या का पालन पोषण स्वास्थ्य सुविधाओं, उसकी रख रखाव, उसकी मतलब व्यक्ति की पूरी जिम्मेवारी कौन लेता है? उस निश्चित भूभाग के व्यक्ति की जिम्मेवारी कौन लेता है? जो कानून लेता है या जो विधानमंडल लेता है, वो उस क्षेत्र की निश्चित जनसंख्या और निश्चित भूभाग में निवास करने वाले व्यक्तियों के उसकी सुविधाओं के उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो करता है वो क्या कहलाते हैं? राज्य सरकार कहलाते हैं। तो राज्य सरकार क्या है? तो मैंने बता दिया कि इसके अंतर्गत नगर निगम, पंचायत, जिला परिषदें, नगर पालिकाएं आदि आते हैं। और ये सब किसका अंग है? तो लोकसभा संसद का अंग है। इस प्रकार अनुच्छेद 12 में जो राज्य है, यह अनुच्छेद 36 में डिफाइन करता है डीपीएसपी के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 37 देखेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब डीपीएसपी का नेचर क्या होगा? तो डीपीएसपी का नेचर जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाने वाली होगी, मतलब ये राज्यों के लिए मूलभूत सिद्धांत है और राज्य का कर्तव्य है कि इसका पालन करेगा। जैसे जैसे वो राज्य कैपेबल होते जाएगा, जैसे जैसे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, वैसे वैसे वो राज्य जो है अपने क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करेगा,
और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार करेगा। कौन करेगा? तो राज्य कराएगा। लेकिन इसे न्यायालय द्वारा वहाँ के नागरिक उस राज्य के व्यक्ति ये नहीं कह सकता न्यायालय से कि राज्य सरकार ने मुझे सरकारी सुविधाएँ या सदर हॉस्पिटल्स या सार्वजनिक शौचालय जैसे निर्माण जो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप राज्य को के ऊपर फ़ोर्स डालें, राज्य सरकार से आप लागू करवाएँ। ऐसा व्यक्ति जो है न्यायालय में जाकर के पिटीशन नहीं दायर कर सकता। ये राज्य पर डिपेंड करता है कि अपने जनता के लिए सार्वजनिक शौचालय के प्रदान करे, सार्वजनिक चिकित्सालय व्यवस्था प्रदान करे, सार्वजनिक सुविधाएँ इसे प्रदान करे। ये राज्य के मूलभूत सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, राज्य के अपने कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता। ये 37 में कहता है, प्रकृति किसकी है, ठीक है ना? 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, माने कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों में क्या होनी चाहिए? सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो। ही नहीं कि समाज के 4 व्यक्ति धनवान बन जाए और बाकी 96 96 व्यक्तियों को क्या करें? 4 व्यक्ति शोषण करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी सुनिश्चितता कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। राज्य में असमानताओं को कम से कम करने की चेष्टा करनी चाहिए राज्य सरकार द्वारा, ठीक है ना? 38 के बाद 39 कहता है राज्य की कुछ नीतियाँ होगी, राज्य की कुछ नीतियाँ होगी। कौन सी नीति होगी भाई? राज्य की कुछ नीतियाँ कैसी होगी? तो राज्य के कुछ ऐसी नीतियाँ होंगी जैसे कि उसके राज्य के निवासियों की कैसी जनसंख्या है, उस आधार पर उसके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा यदि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यदि जनसंख्या के अधिकांश हिस्सा कमाने योग्य है, श्रमिक योग्य है, तो उसके लिए एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है, ताकि जब जनसंख्या आपके कमाने योग्य है तो उसे काम दिया जा सके और उस काम के लिए समान वेतन दिया जा सके। महिला हो या पुरुष दोनों जब एक काम कर रहा हो तो एक काम के लिए उसे समान वेतन देने की व्यवस्था कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार करेगी। ये कितने में अनुच्छेद 39 कहता है। और जब श्रमिक मजदूरी करेगा, काम करेगा तो उसके जो बच्चे होंगे उसके रख-रखाव और श्रमिक स्थल पर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उसको रखने की व्यवस्था और उसकी देखभाल की व्यवस्था करने का काम कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। 39 ए कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। राज्य गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के दरवाजे में जाकर के अटका हुआ है, उसे सजा मिली हुई है, तो न्यायालय द्वारा उसे उस व्यक्ति को न्याय प्रदान किया जा सके, इसलिए कानूनी सहायता प्रदान करेगा 39 का ए। कानूनी सहायता फ्री करेगा कौन? 39 का आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, माने ग्राम पंचायतों का गठन का निर्माण करना। राज्य को ग्राम पंचायतें संगठित करने और उन्हें स्वशासन की शक्ति प्रदान करना भी, ये जो है शक्ति प्रदान करना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये गांधीवादी तत्व के अंतर्गत आता है। माने गांधी जी कहते थे कि जो है ग्राम पंचायत होनी चाहिए, कुटीर उद्योग ग्रामों के अंतर्गत होना चाहिए, पशु निषेध होना चाहिए, पशुपालन होना चाहिए और शराब निषेध होना चाहिए। सॉरी, पशु निषेध नहीं, पशु पालन होना चाहिए और शराब निषेध होनी चाहिए। ये गांधीवादी तत्व है, ठीक है ना? तो इसका वर्णन कहाँ गया है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करता है। अब अनुच्छेद 40 क्या है? तो गांधीवादी तत्व। क्वेश्चन आता है गांधीवादी तत्व इनमें से किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 40 है। ये गांधीवादी तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है ना? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, गांधी जी का सिद्धांत था कि शक्तियों का केंद्रीकरण ना होकर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, और शक्ति जो है केंद्र के माध्यम से राज्य सरकारों के पास और राज्य सरकारों के माध्यम से ग्राम पंचायतों ग्राम स्तर तक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। इसके बारे में गांधी जी हमेशा जोर देते थे। अनुच्छेद 41 कहता है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देना, ठीक है ना? बेरोजगारों को काम देना, सबको शिक्षा देना और वृद्ध व्यक्तियों और बीमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, विकलांगों को सहायता करना, ये सारी सुविधाएं कौन प्रदान करेगा? तो राज्य सरकार प्रदान करेगी। किस अनुच्छेद के तहत? 41 के तहत। 42 कहता है कि न्याय संगत व मानवीय कार्य परिस्थितियां, माने कि महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, माने कि जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती है तो बच्चों के जन्म देने के बाद
वो मातृत्व अवकाश प्रदान करे, मातृत्व अवकाश लेकर के अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में अनुपस्थित होकर के अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल कर सके। 7 महीनों तक ये व्यवस्था कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा। किसके अंतर्गत? 42 अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा। मजदूरों के लिए मानवीय कार्य वातावरण सुनिश्चित कर सक हो, इसके व्यवस्था कौन करता है? अनुच्छेद 42 करता है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे गंदी जगह पे मजदूरी करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको मतलब साँस भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। आप अच्छे से वहाँ आपके स्वास्थ्य का जोखिम भरा हुआ है, तो वहाँ पे आप पिटीशन कर सकते हैं कि हमारे कार्यस्थल बहुत ही गंदे हैं और इस स्थिति में आपको ये अनुच्छेद 42 शक्ति प्रदान करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है राज्य सरकारों पर कि आपको वो सुविधा प्रदान करे या ना करे, राज्य सरकार पर डिपेंडेबल है। आप फोर्सेबल इसे लागू नहीं करा सकते। 43 कहता है मजदूरों को जीविकोपार्जन योग्य वेतन देना। आपके यहाँ जब मजदूरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दिन भर मजदूरी करवा लिया, 8 घंटा मजदूरी करवा लिया और उसको इतना न्यूनतम वेजेज दे रहे हैं, इतना न्यूनतम पैसा दे रहे हैं कि उसका जो जीवन यापन की जो आवश्यक साधनों की जो ज़रूरत है, उसे भी प्राप्त ना कर सके, उसे भी खरीद ना सके, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। मजदूरों को लिविंग वेज देना अनिवार्य होना चाहिए। लिविंग वेजेज अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब था कि मजदूरों को एक स्टैंडर्ड लिविंग वेज प्राप्त हो। यह अनुच्छेद 43 कहता है, ताकि जब मजदूरी करके घर आए तो उसे जो आवश्यक चीज़ों खरीदने हो, प्राप्त करनी हो, तो अपने मजदूरी से प्राप्त पैसों से खरीद सके। उचित काम के लिए उचित दाम भी उसे मिले, इसकी व्यवस्था किया गया 43 में। ठीक है। 43 का ए बोलता है उद्योगों में श्रमिक सहभागिता। मतलब 43 ए बोलता है, ये बाद में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि उद्योगों में श्रमिकों को प्रबंधन मैनेजमेंट में भागीदारी देना। मतलब श्रमिक किस आधार पर उद्योगों में काम करेंगे, 8 घंटे काम के लिए क्या वेतन होगा, उसकी ओवर ड्यूटी यदि कर रही है तो ओवर ड्यूटी की क्या वेतन होगी, उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं का कैसा ख्याल रखा जाएगा, उसके भविष्य निधि के बारे में कौन विचार करेगा, ये सारे जो प्रक्रिया है इसके नीति निर्माण और इसका मैनेजमेंट करने के लिए श्रमिकों के बीच में एक प्रबंधन या मैनेजमेंटिंग सिस्टम लागू करने की बात किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के में, जिसे अनुच्छेद 43 के ए में शामिल किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 43 बी बोलता है कि 43 बी क्या कहता है? 43 बी बोलता है, आप देख रहे होंगे कि 43 बी बोलता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। ये 97वां संविधान संशोधन राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों का प्रचार प्रसार करने की बात करता है। इसी के तहत आप देख रहे होंगे कि अमूल दूध हम जो पीते हैं, पिता इंडिया, इसका प्रचार है पिता इंडिया। तो अमूल दूध का जो है आप सहकारी समितियों के अंतर्गत आप देखते हैं, सहकारी समिति अमूल दूध का जो है प्रबंधन मैनेजमेंटिंग कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ठीक है। ये 43 का बी कहता है। 44 कहता है समान नागरिक सहायता, यूसीसी। समान नागरिक सहायता भारत भर में सिर्फ कहाँ पर है? तो केरल एक राज्य है जहाँ पे समान नागरिक सहायता लागू किया गया है। एक समान सिविल कोड लागू करेगा 44। 44 माने टू टू, डबल डबल टू टू बोले तो बराबर बराबर, माने स्त्री पुरुष दोनों को समान ये देना 42। 45 कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। समझे? 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो कि 86वां संविधान संशोधन जो अप्रैल 2010 में जोड़ा गया, और ये कहता है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा देना किसका कर्तव्य होगा? तो राज्य सरकारों का अधिकार होगा, और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चे जो है उसे मुफ्त शिक्षा दी जा सके। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये अधिकार है कि उसे उसके माता पिता भी उस अधिकार से वंचित ना करे। यदि उसे वंचित किया जाता है तो उस बच्चे को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 ए में रखा गया है, और बच्चे का अधिकार है कि वो जब तक 14 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसे जो है अपने शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। उसे माता पिता भी उसे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। तो ये जो है बच्चों के निःशुल्क अधिकार आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी में भी शामिल किया गया और इसे मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है। आर्टिकल 36 का 46 कहता है एससी एसटी और कमजोर वर्गों के हित के संरक्षण करना। माने एससी एसटी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों पर विशेष ध्यान रखना अनुच्छेद 46 कहता है। 47 कहता है पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए प्रयास करना। कौन करेगा पोषण स्तर और उसके स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार और सुधारने की बात? तो
राज्य सरकार करेगा। किसके अंतर्गत करेगा? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत करेगा कि मानव जीवन का स्तर सुधारा जा सके और सामाजिक स्वास्थ्य उसको बेहतर किया जा सके, इसके बारे में प्रयास करने का काम कौन करता है? तो राज्य सरकारें करती है। और इसमें विशेष रूप से जो बात करता है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें शराब व नशीली वस्तुओं या दवाओं का उत्पादन और व्यापार पर रोक लगाने की बात कौन करता है? राज्य सरकार करती है। किसके अंतर्गत? 47 के अंतर्गत। 48 आप देखेंगे, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि का की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाएगी। कृषि जो है कि आधुनिक पद्धति, जब भी कृषि में आधुनिकता आएगा तो उस पद्धति को अपनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। गाय, बछड़ा, बैल, भैंसे, पशुओं की हत्या पर रोक लगाने की बात करता है किसी अंतर्गत? 48 कृषि व पशुपालन संगठन के अंतर्गत किसी भी दुधारू जीवों को मारना निषेध ये निषेध किया गया है। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। गाय हत्या भी इसी के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। इसीलिए लोग बोलते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो राष्ट्रीय पशु घोषित होगा कहाँ से? ये तो डीपीएसपी के अंतर्गत है। इसीलिए राज्य सरकारें अपने यहाँ पर किसी किसी राज्य द्वारा इसे गाय को निषेध घोषित किया गया है, किसी किसी राज्य में इसे वैसे ही छोड़ दिया गया है। जनरली जैसे गोवा, तमिलनाडु, इस सब में आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश तरफ देखेंगे, हिमाचल में, उत्तराखंड में आप देखेंगे तो गाय को राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु घोषित किया गया और पवित्र पशु घोषित किया गया। तो राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की नीति अपने राज्य में लागू करे। यह डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। तो पशुओं की हत्या जो है, पशुओं की हत्या, पशुओं को क्या घोषित करना है राज्य के लिए, वो किस पर डिपेंड करता है? तो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। और ये 48 अनुच्छेद में दिया गया, ठीक है, गांधीवादी तत्व था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 का ये बोलता है कि स्वच्छ पर्यावरण व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। आज तो प्राप्त है हमें, लेकिन आने वाले 20 सालों के बाद ये स्वच्छ पर्यावरण हम लोगों के लिए नसीब नहीं होने वाला है, क्योंकि आज जिस प्रकार से जंगलों का अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, तो इससे नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में हमें स्वस्थ वायु हमें प्राप्त होने वाला है। तो इसका संरक्षण करने की शक्ति भी राज्य सरकारों को दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि सारंडा का जंगल पूरा काटा जा रहा है। आप देखेंगे कि हंसदेव जो उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के जंगल है, पूरे जंगल साफ किया जा रहा है। आप झारखंड के देखेंगे तो झारखंड के अधिकांश जंगलों को साफ किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइंस को निकालने के लिए। तो यदि ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी तो आने वाले दिन में जो हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो ये हमारे हाथ से निकल करके केंद्र के हाथ में चला जाएगा और हम स्वस्थ पर्यावरण तो और स्वस्थ वायु तो समझिए कि लेना भूल ही जाएंगे। आप दिल्ली की स्थिति देख लीजिए। आप दिल्ली में लोग जहरीली सांस ले रहे हैं, कारण क्या है कि जंगल कट चुके हैं, जंगल है नहीं, तो वायु इतनी प्रदूषित हो गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कि 16-16 सिगरेट वहां के लोग पी रहे हैं। एक व्यक्ति अपने सांस के माध्यम से 16 सिगरेट पी रहा है। जो पीने वाले हैं वो तो पी रहे हैं, लेकिन नहीं पीने वाले व्यक्ति भी 16 सिगरेट पी रहे हैं, एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन। मतलब कि वायु इतनी प्रदूषित हो गई है। तो इसके संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 48 के। ये अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहरों और कला वस्तुओं जो राज्य के अंतर्गत है, जो जिस राज्य में यदि है, तो राज्य का दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करे। ये किसमें कहता है? 49 में कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्मारकों का सुरक्षा प्रदान करेगा, रक्षा करेगा कौन? राज्य सरकार। किसके अंतर्गत? डीपीएसपी के अंतर्गत। कहाँ पर रखा गया? तो अनुच्छेद 49 में रखा गया। अनुच्छेद 50 बोलता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। हमने इतना पढ़ा कि दिमाग में खिचड़ी बन गया कि आखिर ये क्या है, वो क्या है। तो इसी को डिफाइन करके इसी को अलग कर सेपरेट कर देता है। कौन करता है? अनुच्छेद 50 कहता है अब भाई राज्य सरकार की कार्यपालिका तुम अलग हो जाओ, राज्य सरकार की न्यायपालिका तुम अलग हो जाओ। माने कि अब यहाँ से जो करेगा, राज्य सरकार न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग 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 डिफाइन करेगा। दोनों को स्वतंत्र रूप से निर्णय और न्याय और कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। कौन करेगा? अनुच्छेद 50 करेगा। समझे? न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है। कौन करता है? तो अनुच्छेद 50 करता है। ठीक, 50 जब न्यायपालिका कार्यपालिका अलग हो जाता है, तब 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना। अब हमने इतने पर्यावरण, कृषि, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति की समानता, उसकी आर्थिक समानता आदि आदि बहुत सारी चीजों को हमने देखा। तब हम विश्व को कहते हैं
कि आओ विश्व वालों, अब हमारे से शांति ग्रहण करो, हम हमारे से शांति ग्रहण करो। अर्थात आप हमें देखो कि हम किस रूप से शांत रहते हैं, हम अपने विभिन्नताओं में भी कैसे समानता को संयोजित रखे हैं, इस चीज को आप देखो। और विश्व में हम क्या देना चाहते हैं? विश्व को शांति, विश्व को न्याय और विश्व को समान दृष्टि देना चाहते हैं। विश्व में बने कानूनों का समान रूप से हम समान देना चाहते हैं, और ये अनुच्छेद 51 कहता है। इस प्रकार हमने देखा कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी में क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या कार्य थे, किस प्रकार से राज्य सरकारें लागू करती है, और लागू करने के बाद व्यक्तियों का जीवन स्तर कैसे कैसे बढ़ता है, राज्य सरकार अपने किस अवस्था से उसे लागू करती है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।